मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश का दूसरा भाग माने उत्तरार्ध का प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने तुमको कल पढ़ाया था और अब मैं उसी के आगे पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान देना, पेज नंबर 83 यहाँ तक मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने के बाद दिवाकर साहब ने जम्हाइयाँ लेते हुए दरवाजे से मुँह निकाला। क्या बात है, रात को 11 बजे गया और फिर सुबह 7 बजे यहाँ आधम का। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि समर पिक्चर देख करके दिवाकर के साथ कल आया था और उसे घर जाते समय 11 बज गया। 11 बजने के बाद वह घर गया, सोया और जैसा कि मैंने बताया अब वह प्रभा से थोड़ा थोड़ा मिलने भी लगा है। प्रभा के विषय में यह समझ लिया है कि प्रभा उसकी पत्नी है और प्रभा के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अब उसे अपने पर भावना से ग्रसित भाव आते हैं और इसलिए वह रात में सोया, लेकिन आज जल्दी से ही उठ करके वह जो है अपने मित्र दिवाकर के घर 7 बजे के लगभग पहुंच गया। इसीलिए दिवाकर कह रहा है कि 11 बजे तुम गए और फिर सवेरे तुम 7 बजे ही आधम के, क्या बात है। फिर भीतर यह देख कर कि कोई आ तो नहीं रहा है, धृष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैके में है। यह देख कर कि, ध्यान देना, अभी मैंने बताया, यह देख कर कि कोई आ न जाए। जब बच्चे यंग रहते हैं तो वह अपने से बड़ों या ऐसे लोगों से थोड़ा सा ध्यान बचाते हैं कि कहीं उनकी बातों को कोई दूसरा न सुन ले। सभी लोगों में अपने मधुर प्रेम, अपने मधुर स्मृति की बातें याद आती हैं और सभी एक दूसरे से अपने फ्रेंडशिप में बात कर देते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि ये बात हम लोगों का गोपनीय होना चाहिए, कोई दूसरा न जाने। यह बात दिवाकर को भी लग रहा है कि कहीं कोई सुन न रहा हो, इसीलिए वो कह रहा है, तेरी बीवी तो है नहीं, इसलिए तुमको रात में नींद आई नहीं, तो तुम यहाँ पे भागे भागे चले आए। चूँकि मेरी बीवी है, मैं अपने बीवी के साथ में रात में बिस्तर में हूँ और इतना कोई ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कि हम जल्दी से उठ जाएं, इसलिए हम अभी सो रहे हैं। अब तू आकर के सवेरे जगाने लगा, तो बीवी न होने से और बीवी होने से दोनों में अंतर होता है, यह बात उसको बता रहा है। बीवी को लेकर के किया गया यह मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। कहना चाहा, किस कमबख्त की बीवी मैके में है, क्योंकि अभी मैंने बताया तुम्हें कि समर अब जहाँ प्रभा से नफरत करता था, अब प्रभा के मधुर प्रेम में वह बंध गया है और प्रभा को यह समझने लगा कि वह उसकी पत्नी है, उसका ख्याल करना, उससे प्रेम करना, यह उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वह एक पल के लिए तो सोच रहा था कि कह दूं, कौन कहता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है। बीवी न होने के कारण मैं सुबह में ही चला आया। बीबी है, बीबी के रहते हुए भी मैं सुबह में उठा और तुम्हारे यहाँ आया। वह कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं, क्योंकि पहले ही कह चुका था कि उसकी पत्नी मैके जा चुकी है, जब आएगी तो उसके साथ दावत खाएगी। ध्यान देना, लेकिन ऊपर से चेहरा गंभीर बनाए रख करके पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊँ? निकल कर तो देख, कितना दिन चढ़ाया। समर कहता है अपने मित्र दिवाकर से कि थोड़ा निकल के तो देख, दिन कितना चढ़ाया है और तू अभी सोया है बिस्तर पे।
जो जिसका काम है सो करेगा ही। हम तो अभी आपकी बागों से सो कर उठे हैं, मुँह हाथ धोएंगे। अरे इम्तिहान में इतना पीले, अब ज़रा सा आराम न करें। ध्यान देना, दिवाकर कहता है समर से कि इसके पहले दिवाकर और समर का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था। दोनों काफ़ी कठिन मेहनत करके जो है परीक्षा को दिए हैं। इसीलिए दिवाकर कह रहा है अभी तो परीक्षा था, परीक्षा में इतना मेहनत किए हैं, तो अब कम से कम अब परीक्षा ख़त्म हो गया है तो अब तो आराम करने दे, अब तो निश्चिंत होकर के मुझे सोने दे। अब क्या चक्कर है, तेरी तरह भगवान से थोड़े ही कह करके आए हैं कि दिन निकलने के से 4 घंटे पहले उठूँगा, उठते ही डंडे पानी में डूबूँगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूँगा। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोल करके कहा, ले आइए तशरीफ़। दिवाकर ने कमरे को खोल दिया बैठक वाले और बोला, चलो तू बैठो और मैं हाथ मुँह धो करके आ रहा हूँ। अच्छा तो चले, अभी तो आप सजने संवरने में 2-2.5 घंटे लगाएंगे ही। मैं बैठक के भीतर आकर के आराम से बैठ गया। कौन आराम से बैठ गया? समर आराम से आकर के बैठ गया। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? फर्स्ट डिवीज़न के पास होने का सपना दिख गया क्या? सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच होते हैं। उसने आलस्य से फिर जमाई ली। ध्यान देना, इसके सुबह आने से माने समर के सुबह आने से दिवाकर को शक हो रहा है और व्यंग में वह कहता है कि क्या बात है, क्या सपना देखा था कि फर्स्ट डिवीज़न परीक्षा में पास होंगे और उसी सपने को हमको बताने आया है, क्योंकि सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है, ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमाई लेने का एक इशारा करता है। यार इस इम्तहान की ही याद मत दिलाया कर, मेरी जान निकल जाती है। पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, फेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं है। ध्यान देना थोड़ा, मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लाइन पढ़ाते हैं, जिसमें कुछ लाइन इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस पे जो है तुम्हारा जैसे क्वेश्चन होता है 3-4 क्वेश्चन आता है 10 नंबर 12 नंबर का, तो उसी में से इसमें से इसे अवतरणों पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। 1-2 लाइन दे देगा और उसमें पूछेगा किसका कथन है, कौन किससे कहा है, यहाँ किस संबंध में बात की जा रही है, उसका भाव क्या है। तो ये सब इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। यार इस इम्तहान की याद मत दिलाया कर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैश करना, लाइन खींचना यहाँ पे क्यों किया सकता है। मेरी जान निकल जाती है, पता नहीं पास भी होंगे क्या नहीं। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह किस पाठ से लिया गया है या किस पुस्तक से लिया गया है, तो तुम बोलोगे प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास से लिया गया है। इसके वक्ता कौन है, इसके वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। यहाँ पे तुम बोलोगे इसका वक्ता समर है, क्योंकि समर कह रहा है यार इम्तहान की याद मत दिलाया कर, पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे, और अगर फेल हो गए तो उसे मरने की जगह नहीं नसीब होगी। सच बात थी, जब जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग से हर बात उड़ जाती, दिल धसक उठता, न जाने क्या होता। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रहा था उसका दिल धड़क रहा था। ध्यान देना, दिल इसलिए इस समय धड़क रहा है उसका, पहले दिल नहीं धड़कता था क्योंकि पहले प्रभा नहीं थी, प्रभा से उसका प्यार नहीं था, प्रभा से उसे प्रेम नहीं था, इसलिए उसे कन्फर्म था कि वह जो पढ़ रहा है सच्ची पढ़ाई कर रहा है कठिन मेहनत से, और जो लिखेगा वह सही जाएगा तो फर्स्ट डिवीज़न तो आएगा ही। लेकिन आज जहाँ पे उसे प्रभा से थोड़ा सा लगाव हो गया है, प्रभा के विषय में जान पहचान हो गई है, प्रभा से उसे अपनापन महसूस होने लगा है, तो अब उसे जो है परीक्षा के विषय में थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं फेल हो गए तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, उसकी तो बहुत ही बेइज्जती होगी। यह बात सुन करके समझ करके उसे थोड़ा सा जो है डर लगता है, न जाने क्या होगा। लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत करो,
जो होगा सो देखा जाएगा, अभी से प्राण सुखाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी देर चुप रह करके वह बोला, अभी तक कल की बात पर माताजी का मुंह फूला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत आ गई। इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती है। विश्वास करो, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहां सास अपनी बहू से खुश है। 4 लड़के हों तब भी वही बात, और 2 हो तब भी वही बात। मैं चाहता हूं कि आज यह झगड़ा ठंडा हो जाए। ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर इस लाइन के नीचे एक अंडरलाइन कर देते हैं, अभी जो मैंने तुमको बताया अभी कल की ही बात है, यहाँ पे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन ऐसे तुम कर लोगे, ध्यान देना, तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन अभी कल की ही बात है, ऐसे अंडरलाइन करोगे, यहाँ पे ये 1 लाइन 2 लाइन आ जाएगा। फिर इससे पूछा जाएगा इसका वक्ता कौन है, तो इसका वक्ता समर का मित्र दिवाकर है, और श्रोता माने सुनने वाला कौन है, दिवाकर का मित्र समर है। पिछले दिन दिवाकर अपनी पत्नी और समर के साथ सिनेमा देखने गया। सिनेमा देख कर के आया, रात हो गई। समर तो अपने घर चला आया 11 बजे के लगभग, और वही लगभग वही 11 बजे के लगभग दिवाकर भी अपने घर में पहुंचा। अब उसकी माँ जब यह बात जान गई कि वह दिवाकर अपनी पत्नी को लेकर के उसे पिक्चर दिखाने के लिए गया था, अब उसके ऊपर वह आग बबूला हो गई। वह अपने बहू या दिवाकर की पत्नी से झगड़ने लगी। इस बात से दिवाकर को भी थोड़ा ठेस पहुंचा। दिवाकर समर से कहता है कि अब कल की ही बात है, अब माँ उसकी पत्नी से मुंह फुलाए बैठी है। अरे भाई, पिक्चर एक दिन देख लिया तो क्या हो गया, पिक्चर देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। और उसकी बहू भी तो उसके ही लड़की बच्चे के समान है, उसकी उम्र है, देख सकती है। तो तुम्हें काहे को चिंता हो रही है, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, सारा काम तो बहू करती ही है। इन सभी बातों को समझ करके दिवाकर के मन में दुख होता है, और वह समर से कहता है कि मैंने आज तक ऐसा एक भी घर नहीं पाया जहाँ पे सास अपनी बहू से झगड़े न करती हो। चाहे सास के बच्चे 4 हों, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, जैसे ही वह मौका पाती है अपने बहू से झगड़ने लगती है। तो इस दुख को वह समर के साथ में शेयर कर रहा है और कहता है कि मेरी तो इच्छा है कि आज यह झगड़ा ही ठंडा हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह यह कहना चाहता है कि आज वह अपने माँ से कहेगा कि यदि तुम्हें अपने बहू के साथ में ठीक व्यवहार करना है तो ठीक से व्यवहार करो, उसे अपनी लड़की समझ करके उसके साथ में व्यवहार करो और उसका सम्मान करो। यदि तुमसे ऐसा नहीं होता है, इतना करने के बाद भी सारा घर का काम तो दिवाकर की पत्नी करती है, एक भी काम दिवाकर की पत्नी दिवाकर की माँ के लिए नहीं छोड़ती है कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो। तो यदि सारा काम दिवाकर की पत्नी करती है और सारे काम करने के बाद भी यदि उसकी सास अपमान करती है, तो इससे तो अच्छा है कि वह भी उनसे नाता अपना तोड़ ले, वह भी कहीं अपना रास्ता अलग बना ले। यह बात दिवाकर समर को समझाते हुए बताता है कि इच्छा तो यही होती है कि आज यह झगड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, अभी तक चल रहा है, लेकिन लगा जैसे यह वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। ध्यान देना, समर जो कि दिवाकर का मित्र है, ये भी लाइन यहाँ पे तो अंडरलाइन करना। अच्छा, अभी तक चल रहा है, अच्छा अभी तक चल रहा है, यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ कहने का तात्पर्य वही है
कि समर और दिवाकर तथा दिवाकर की पत्नी कल की रात में पिक्चर देख करके आए थे और कल से ही उसकी माँ, दिवाकर की माँ, अपने बहू के विषय में उल्टा सीधा बोल रही थी। तो उसी बात को समर कर रहा है। तो अच्छा, तो कल से बात अभी भी चल ही रही है, लेकिन जैसे ही यह बात वह कहता है कल से ही चल रही है, उसे अपना ध्यान आ जाता है कि यहाँ तो कल से चल रही है, लेकिन समर तो अपने पत्नी के साथ में, या समर की पत्नी का उसके परिवार के साथ में तो सालों का रिश्ता इस तरह से चल रहा है। समर की पत्नी प्रभा, जो कि सर्वगुण संपन्न है, धैर्यशाली है, प्रतिभा संपन्न है, शिक्षित महिला है, दयालु है, कर्तव्यनिष्ठ है और सर्वगुण संपन्न होते हुए वह अपने परिवार के सभी सदस्यों पर यह सोचकर कि वह उसके परिवार का एक हिस्सा है, सबके अपमान को सहती है, लेकिन किसी भी प्रकार का उनका प्रतिरोध नहीं करती है। प्रभा की सास अर्थात समर की माँ भी उसे गाली दे चुकी है, उसे प्रताड़ित कर चुकी है, यहाँ तक कह चुकी है कि छत पे नहीं जाती तो लोगों से नैना कैसे मिलाती। समर के पिता दुर्वासा की तरह से हैं, वह भी वही कहते हैं कि आजकल की लड़कियां छत पे जा कर के घूम रही हैं, लोगों से नज़ारा मिला रही हैं। भाभी तो उसका हमेशा ही उसको उस्काती रहती है समर को, और समर तो यहाँ तक कि बात तो बुरा बात कहना, अपमानित बात कहना उसका जो है आदत पड़ गया था। लेकिन इतना होते हुए भी एक बार जब उसने मिट्टी के माधव को न समझ करके, वह यह समझ करके कि बर्तन मांजने के लिए मिट्टी रखा हुआ है, उसने बर्तन उससे मांज दिया तो सभी लोगों ने उसे अपमानित किया और समर उसे उसके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। तो ये सभी बातें एक ही पल में समर के माथे में ढुक जाती है। उसे याद आ जाता है कि यहाँ तो कल की बात मैं बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी प्रभा तो यह सब सालों से बर्दाश्त कर रही है, सालों से उस पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वह कभी इसका प्रतिरोध नहीं कर की जो है। तो इस तरह से ध्यान देना, समर को लगा जैसे यह वाक्य उससे नहीं अपने आप से कहा। दीवार से सट करके दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी माँ, समर की माँ और भाभी किस तरह से उसकी पत्नी प्रभा को अपमानित किया, वह सब बातें उसे याद आती है। अचानक ध्यान देना, अचानक आंखें भीग आई, अर्थात समर के आंखों में आंसू आ गया कि मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज़ सुनाई देती रही, भैया भाभी से बोलो। पहले इस आवाज़ को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, भैया भाभी से बोलो। लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई इस आवाज़ की प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का अणु गूंज रहा है। मन हुआ मुन्नी के लिपट जाऊं और उसके कान में अपनी आनंद बिहवल बाणी में कूक उठूं, देख मुन्नी, मैं तेरी भाभी से बोला। लेकिन मुन्नी अब है कहाँ? उसी तो गड्ढे में ढकेल करके उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़पड़ा रही है। उसने मुझे एक गड्ढे से निकाल लिया था और खुद उसमें जा गिरी। काश जरा पहले वह मुझे निकाल लेती तो मैं उसे उस नरक में कभी न जाने देता। ध्यान देना, यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। आज समर को आभास होता है कि मुन्नी जो उसकी बहन है। अब यहाँ पे हम तुम्हें थोड़ा मुन्नी के विषय में बता दें। मुन्नी कौन है? मुन्नी समर की एकलौती बहन है। उसका विवाह हो चुका है। वह अपने ससुराल गई, लेकिन ससुराल के लोगों ने उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया।
दहेज के कारण उसके परिवार में सभी लोगों ने उसे प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि मुन्नी का पति घर में एक दूसरी रखैल लड़की को रखा था और मुन्नी के साथ में बदसलूकी करता था, उसे मारता था, पीटता था, गाली देता था और दहेज और ले आने के लिए उसे ज़ोर ज़ोर से प्रताड़ित करता था। एक दिन तो यहाँ तक हुआ कि उसने दहेज की प्रताड़ना के लिए मुन्नी को मारा पीटा, और मारा कैसे, वो भी जलते हुए चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकाल करके उसके पीठ में दाग लगा दिया। वह बेचारी मुन्नी रोती बिलखती मैके चली आई और सभी लोगों से, अपने परिवार के सभी लोगों से कहा कि अब वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। सालों से वह यहीं घर पे रह रही थी। इसी बीच समर का विवाह होता है। समर की पत्नी, जैसा कि देख ही रहे हो, इस सारा आकाश की प्रमुख नायिका है, मुख्य नायिका है। सौंदर्य से युक्त, सुशील, सभ्य, शिक्षित, घर के सभी काम को करने वाली महिला और सभी के द्वारा अत्याचारों को बड़े बाखूबी से सहन करती है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करती। यहाँ तक कि वह अपने पति समर के भी अत्याचार को सहती है, लेकिन कभी घर की शिकायत नहीं की। मुन्नी एक लौती उसकी बहन है समर की, जो प्रभा की तारीफ करती है और कई बार कह चुकी है, भैया भाभी से एक बार तो बोल लो, भाभी कितनी सुंदर है, भाभी पढ़ी लिखी है, सभ्य है, उससे बात करो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसको अपमानित मत करो, उसे ऐसे मत छोड़ो। लेकिन समर कभी भी अपनी बहन मुन्नी की बात को नहीं माना। आज जब मुन्नी नहीं है, मुन्नी अपने ससुराल चली गई है, तब उसको ध्यान आता है कि मुन्नी ने हमें गिरे हुए गड्ढे, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि समर ने जितना अत्याचार अपनी पत्नी के ऊपर किया, प्रभा के ऊपर किया, उसे गिन गिन करके, चुन चुन करके उसे ख्याल आ रहा है कि उसने जो भी किया प्रभा के साथ में वह ठीक नहीं किया। वह घर वालों के संबंध को देख करके, घर वालों के उकसाने पर उसके साथ में किया। ऐसा व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए। जबकि उसकी बहन उसे कई बार बोली, लेकिन उसने बहन का बात नहीं माना और वह उसी गड्ढे में पड़ा रहा समर। लेकिन आज जब समर अपनी बहन की बात को याद करके गड्ढे से बाहर निकल आया, यहाँ गड्ढे से बाहर निकलने का मतलब है जब समर को अपनी पत्नी प्रभा के विषय में अच्छा सा मालूम हो गया कि प्रभा का कोई गलती नहीं है, प्रभा बहुत ही सुशील, गृहिणी और सभी प्रकार के सहनशीलता को दिखाती है, तो वह अब उसके मधुर स्मृति में डूब जाता है। उसके मन में एक प्रकार की गुदगुदी आती है अपने पत्नी के प्रति, और इस तरह से वह भावुक हो जाता है कि मेरी बहन मुझे तो गड्ढे से निकाल दी, लेकिन वह खुद उस गड्ढे में जा गिरी जिसे मैं निकाल नहीं पाया। यहाँ कहने का तात्पर्य कि वह फिर अपने पति के घर चली गई, जहाँ पे उसके ऊपर पहले भी अत्याचार होता था और आज भी अत्याचार होगा, यह समझ जान करके दुखी हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज यहीं पे इस सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास का वाचन यहीं पे मैं अपना जो है विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।